रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के रीजन में ऑस्ट्रेलिया को प्रायोरिटी पर रख करके अभी फ़िलहाल उससे जुड़ी हुई एबोरिजिनल और कॉलोनियलिज्म की कहानी को समझ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आज हम बहुत सी चीज़ों को टारगेट करेंगे। अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, कोर एंड पेरिफेरी का रिलेशन इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर क्या होना चाहिए, भविष्य क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। कोर एंड पेरिफेरी के तहत सबसे पहले हम कोर को आइडेंटिफाई करना शुरू करें और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखें। नए कॉन्सेप्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। नए कहाँ से पैदा करता रहूँ कॉन्सेप्ट रोज। सबसे पहले तो ये मैप बहुत ही खूबसूरत है, चीज़ें बिल्कुल पानी की तरह इससे क्लियर हो जाती हैं। इसे देख लीजिए, दैट इज़ द मैप। इसमें सभी स्टेट्स मेंशन्ड हैं और 2 टेरिटरीज़ मेंशन्ड हैं। जो डार्क कलर में हैं वो सारे स्टेट्स हैं। जैसे यहाँ पर डार्क कलर में दिस इज़ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ द क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, दिस विक्टोरिया, तस्मानिया, और ये रही 2 टेरिटरी, द नॉर्दर्न टेरिटरी एंड दिस नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दैट इज़ द कैपिटल कैनबेरा। इसमें सभी डेजर्ट्स भी मेंशन्ड हैं। ये जो ग्रे कलर का रीजन है, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ कवर कर रहा है। क्वींसलैंड का इतना हिस्सा कवर है, न्यू साउथ वेल्स का ये बेल्ट कवर है, विक्टोरिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया का ये एडिलेड के अराउंड का बेल्ट कवर्ड है। एक तो ये है कोर एरिया, दैट इज़ द मेन कोर एरिया। इसे ईस्टर्न कोर एरिया कह के पुकारा जाता है। उसके बाद आता है दिस वेस्टर्न कोर एरिया, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट में है, जिसकी मेन एंकरिंग सिटी जो है वो पर्थ है। ये पर्थ के इर्द गिर्द बुना गया है। सो पर्थ इस तरफ वेस्टर्न कोर एरिया में, और ये ईस्टर्न कोर एरिया में ब्रिस्बेन से लेकर के एडिलेड तक सभी महत्वपूर्ण शहर, जैसे एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी एंड ब्रिस्बेन, और कैनबेरा भी बीच में आता है। तो दीज आर द 2 कोर एरियाज़ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। और नेचुरल सी बात है कि ये दोनों कोर एरियाज़ किससे कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट इज़ टाइप सी क्लाइमेट। ये टाइप सी क्लाइमेट से क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। क्यों कोइंसाइड कर रहे हैं? क्यों? इट इज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, और पूरे ग्लोब पर जहाँ पर भी ये क्लाइमेट रहेगा, पॉपुलेशन कंसंट्रेशन वहीं पर होगा। हमने यहीं पर देखा कि ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ कोस्टल हैं एक्सेप्ट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, दैट इज़ द कैनबेरा। बाकी सभी मेन सिटीज़ जो हैं वो कोस्टल हैं। जो ईस्टर्न कोर एरिया है, उसकी जो मेन सिटी है और जो मेन कोर रीजन है, दैट इज़ द न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स ये मेन कोर एरिया है, और इसकी जो कोर सिटी है दैट इज़ द सिडनी। सिडनी को ऑस्ट्रेलिया का न्यूयॉर्क भी कह के पुकारा जाता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी भी है। ओके, ये सब फीचर्स इससे एसोसिएटेड हैं। देखिए, जब हम कोर एरिया की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आया, सिटी वर्ड बार बार प्रोमिनेंटली उभर रहा है। इससे ये पता लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली अर्बन है। 90% ऑस्ट्रेलिया अर्बन है, मासेस अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि उसकी जो मेन कोस्टल सिटीज़ हैं, मेजॉरली पॉपुलेशंस वहीं पर कंसंट्रेटेड हैं। ओके, ऑलमोस्ट 10 to 11% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। सो वेल्थ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, हम इसे पढ़ेंगे। सो रूरल पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन के सामने कहीं भी खड़ी नहीं होती। 90 और 10 का प्रपोर्शन देखते हैं आप,
90% अर्बन, 10% आप रूरल मान लीजिए, या टिपिकली कह लीजिए नॉन अर्बन पॉपुलेशन। इतनी बात समझ में आई? इसी के कारण आपको ऑस्ट्रेलिया में कभी भी कोई ऐसा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का ट्रेंड नज़र नहीं आया। उसका कारण एबोरिजिनल्स के ही समय से लेकर के अब तक की बात अगर कर ली जाए तो पॉपुलेशन कभी भी प्रिडोमिनेंटली रूरल रही ही नहीं है। पॉपुलेशन कभी भी रूरल नहीं रही है, इसलिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जैसा कोई ट्रेंड भी नज़र नहीं आता कि धीरे धीरे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग बेहतर लाइफस्टाइल के लिए रूरल एरिया से उधर शिफ्ट करेंगे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ऐसा नहीं ऑब्ज़र्व होता, क्योंकि कोई ऐसी ख़ास रूरल पॉपुलेशन थी ही नहीं इस मुल्क में। तो हम इस मामले में इसके इस पैटर्न को जापान से कंपेयर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टेक्स्ट में जापान से कंपेरेबल है, क्योंकि जापान का मेजॉरिटी लैंड माउंटेनस था, सोसाइटी हमेशा से ही कोस्टल रीजन में कंसंट्रेटेड थी, और शुरुआत से ही एग्रीकल्चर के साथ साथ बड़े स्तर पर नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन डोमिनेट करते थे। इसलिए उसकी पॉपुलेशन भी कोई बड़े स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या नहीं थी, जिसका कि तेज़ी से शहरों की ओर पलायन होगा, ऐसा नहीं था। तो उसी पैटर्न पर ऑस्ट्रेलिया को भी आप देख सकते हैं। तो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ट्रेंड नहीं नज़र आते। यही कारण है कि सिटीज़ जो हैं वो पॉपुलेशन के साथ वेल मैनेज्ड मैनर में रन हो रही हैं। कोई आपको स्लम्स जैसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ओवरली पॉपुलेटेड सिटीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिटी बेसिक अम्यूनिटीज़ या सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कैपेसिटी है वो एक्सीड होती नज़र नहीं आ रही। सो ऑस्ट्रेलिया में एक बेटर सिटी लाइफ है, ओके। और इसका बड़ा कारण है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, जो बड़ी मुश्किल से 2.5 करोड़ के अराउंड है, जो कि अपने आप में ही अकेले एक ही शहर के बराबर की जनसंख्या है, और वो शहर है द मैक्सिको सिटी। जितनी जनसंख्या मैक्सिको सिटी की है उतनी पूरी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है, और ऑस्ट्रेलिया का आकार आप सब जानते हैं, साइज़ कितना बड़ा है। तो ऐसे में कोई बड़ा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ट्रेंड नज़र नहीं आता। मुल्क की आबादी भी कम है। इन कारणों से जो पॉपुलेशन 90% है अर्बन, वो अर्बन एरियाज़ एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ़र कर रहे हैं। वैसे ट्रेंड जो वर्ल्ड की अदर सिटीज़ में नज़र आते हैं, जैसा बीजिंग में नज़र आता है, मुंबई में नज़र आता है, साओ पोलो या मैक्सिको सिटी में नज़र आता है, वैसे स्लम्स के ट्रेंड्स यहाँ पर, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स के ट्रेंड यहाँ पर, या लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं, या फिर कई तरह के सोशल क्राइम्स, इस तरह की चीज़ें उस मैनर में यहाँ नज़र नहीं आती जैसे वहाँ नज़र आती हैं। कोई बहुत बड़ा रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का ट्रेंड नहीं है। कुछ हल्की फुल्की रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई, लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसे बड़े ट्रेंड्स नहीं हैं। इतनी बात स्थापित हो गई। ये कुल जनसंख्या है यहाँ की। सवाल पैदा होता है कि मेजॉरली जनसंख्या ईस्टर्न कोस्ट एरिया और वेस्टर्न कोर एरिया में इन कोस्टल शहरों में ही क्यों बसी हुई है। तो उसका सीधा आंसर यही है, यूरोपियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैटर्न इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियलिज्म। तो जो ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैटर्न है वही यहाँ पर नज़र आता है, जो आपको नज़र आएगा दुनिया के हर जगह पर। किस फॉर्म में नज़र आएगा आप देख लीजिए। आप भारत में जब आएँ तो ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए मेन शहरों की बात करें तो आपको नज़र आएंगे मुंबई, यानी कि उस समय की बात करें तो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। क्या हैं ये? कोस्टल सिटीज़ ही हैं। दीज आर द कोस्टल सिटीज़। आप तमाम दुनिया भर में जहाँ भी चले जाएं ब्रिटिशर से एसोसिएटेड, आपको कोस्टल सिटीज़ देखने को मिलेंगी, चाहे आप साउथ अफ्रीका ही क्यों ना चले जाएं, ओके। यूरोपियंस या पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि उस समय के यूरोपियन
इकोनॉमिक सिस्टम के बेस में जो था दैट वाज द कैपिटलिज्म। और कैपिटलिज्म उस समय में जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था, जो इकोनॉमी की मेन एक्टिविटी थी, वो थी ट्रेड एंड कॉमर्स। और ये ट्रेड एंड कॉमर्स क्यों था? क्योंकि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स थे जो कहाँ लगे होते थे? मेन मदर कंट्रीज़ में। अगर यूरोप में से ब्रिटेन ने आकर के ऑस्ट्रेलिया को या न्यूजीलैंड को अपनी कॉलोनी बनाया है तो ब्रिटेन मदर कंट्री है। अगर नीदरलैंड से आके डच लोगों ने इंडोनेशिया को अपनी कॉलोनी बनाया है तो नीदरलैंड या होलैंड मदर कंट्री है। इसी तरह से स्पेनिश या पोर्तुगीज़ आए हैं, उन्होंने किसी को अपनी कॉलोनी बनाया है, जैसे पोर्तुगीज़ ने ईस्ट तिमोर को बनाया, या स्पेनिश लोगों ने आके फ़िलीपींस को बनाया, या फ्रेंच लोगों ने आकर के वियतनाम, कंबोडिया, लाओस को बनाया। तो यहाँ पर पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस ये मदर कंट्रीज़ हैं। तो जो मदर कंट्रीज़ हुआ करती थी वहाँ पर जो उनके एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे रहते थे, जैसे कि कच्चा कॉटन फाइबर आप ले गए कहीं से और वहाँ पर जा कर के आपने फैब्रिक बना दिया, ओके, बाद में गारमेंट्स भी बनाए। शुगर केन आप ले गए, वहाँ जा कर के आपने शुगर बना ली, ओके। रबर यहाँ से ले गए कच्ची, वहाँ जा कर के आपने रबर बना ली यूजेबल। तो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ लगे रहते थे, जिन एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स की मेन रिक्वायरमेंट हुआ करती थी द रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल जो है वो इन कॉलोनीज से ले जाया करते थे और नेचुरली ये फिर इसी ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट करेगा। और कोशिश ये हुआ करती थी कि कॉस्ट को किसी भी मैनर में रिड्यूस रखा जाए, क्योंकि कैपिटलिज्म का सारा मेन खेल प्राइसिंग पे टिका होता है। प्राइसिंग ही मेन खिलाड़ी है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, तमाम दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो नॉलेज है जिसे हम सर्विसेज भी कह सकते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोई गुड्स हैं यानी कि कोई आर्टिकल्स, चाहे वो कैपिटल है, फाइनेंस, तो पैसा है, ज्ञान है, चीज़ें हैं या कोई तकनीक या कुछ भी है, वो अलग अलग मुल्कों से इसलिए जुटाई जाती हैं, अलग अलग इलाकों से इसलिए जुटाई जाती हैं क्योंकि कोशिश ये की जाती है कि किस तरह से प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। ये प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, प्राइसिंग पर फोकस होकर के चलना ही मेन आइडिया है कैपिटलिज्म का। आई बात समझ में? तो दुनिया भर में ना तो दुनिया की तमाम सरकारों ने, ना कोई बड़े आइडियोलॉजिकल स्कूल्स ने, ना कोई रिलीजियस ग्रुप्स ने तमाम दुनिया को एक साथ लाने का काम किया। अगर दुनिया को एक साथ लाने का काम हुआ है तो एक ऐसी इनविजिबल फोर्स के द्वारा हुआ है, दैट इज़ द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स माने डिमांड एंड सप्लाई का आपसी रिश्ता। और उस डिमांड एंड सप्लाई के रिश्ते में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हुई वो कीमत हुई, प्राइस हुआ। कैपिटलिज्म को इस तरह से समझिए आप। यही कारण है कि जो भी एक चीज़ मैंने पहनी हुई है या जो आपने पहना, या आप सुबह से रात जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो आपको जिस प्राइस पर चीज़ ऑफ़र हुई है, और या फिर जो बेचने वाले को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा उसका, कहने की कहाँ मतलब ये है कि वो उसमें लगने वाली एक एक चीज़ पर जहाँ से कीमत कम मिल सकती है और फाइनली इस आर्टिकल में लगने तक उसकी कीमत कम रहेगी। अगर किसी अदर सोर्स से भी वो आ रहा है तो वहाँ से ना लेकर के उसे वहाँ से लेंगे जहाँ से कम पड़ रहा है। तो इस वजह से तमाम दुनिया भर से अलग अलग कोने, इलाकों, ठिकानों से चीज़ें आती हैं। इस कॉन्सेप्ट पर कैपिटलिज्म आज भी काम कर रहा है और उसी के तहत आज कॉलोनियलिज्म के दौर के आगे आप नियो कॉलोनियलिज्म को देख रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं तो टेक्नोलॉजी, आइडियाज़, इनोवेशंस की कीमतें अमेरिका में सस्ती पड़ रही हैं हमें, और दूसरा वो है भी वहाँ पर। तो आईफोन की रिलेटेड जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो भी उसकी डिज़ाइनिंग है, जो भी उस पर टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड चीज़ें हैं, वो वहाँ हो रही हैं। लेकिन अब उसके रिलेटेड जो आपको बनाने के लिए जगह चाहिए, प्रोडक्शन के दौरान जो वेस्ट क्रिएट होगा उसे मैनेज करने के लिए जो वेस्ट डिस्पोजेबल लॉज लगेंगे आप पर, दूसरा जो लेबर आपको चाहिए और उस लेबर को पे करने के लिए जो वेजेस
और लेबर लॉज, जिन कंडीशन से लेबर रेगुलेट हो रही है, ये सब आपको देखिए फिर अमेरिका में कॉम्पिटिटिव नहीं मिल रहा। लोग अमेरिका में भी हैं, जगह अमेरिका में खाली पड़ी है बेअंत, फैक्ट्री लगा सकते हैं आप, सब कुछ हो सकता है। बट अब इस मामले में आकर के फिर एक प्रोड्यूसर जो है, प्रोडक्शन कर रहा है जो, वो जब कीमतों का हिसाब किताब लगाएगा तो फिर उसका प्रोडक्ट अगर उस कीमतों को पे करने लगे जो अमेरिका में लेबर के लिए करनी पड़ेंगी और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करनी पड़ेंगी, तो कीमत मोबाइल की वहाँ चली जाएगी जहाँ पर वो ग्राहक जो है उसकी डिमांड करेगा ही नहीं, उस कीमत पर डिमांड गिर जाएगी। और डिमांड गिर जाएगी तो बाय इन रिस्पॉन्स टू दैट you need to reduce the production, that is supply. और if you will reduce the supply, naturally आपकी इनकम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ना, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बहुत लेस हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही जब आपकी इनकम कम हो जाएगी, आपकी प्रोडक्शन घट जाएगी, तो नेचुरली फिर आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयज़ की कोई नीड भी नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। और फिर जब आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रॉ मटेरियल प्रोसेस करने की भी नीड नहीं है, तो एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे असर पड़ेगा, जिससे फार्मिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा, मिनरल सेक्टर्स पर असर पड़ेगा, मतलब पूरे रॉ मटेरियल सप्लाई चेन है जो, वो सारे के सारे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अर्थ जगत रुक जाता है, अर्थव्यवस्था रुक जाती है इस तरह से। इसलिए कैपिटलिज्म के जिम्मे ये भी है कि कीमतें कैसे घटाई जाएँ, उसके लिए उसने नए वेज, मीन्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स ढूंढे हैं। प्रोडक्शन को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए, निरंतरता में बनाए रखने के लिए, चीज़ें लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाए रखने के लिए, नई नई चीज़ें बनाने के लिए, इनोवेशंस, आइडियाज़। देखो अक्सर जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि दिमाग में एक छवि ऐसी बन जाती है बेटा कि जैसे कोई दानव है। आज पूरा विश्व कैपिटलिज्म ही की तरफ को जा रहा है। आप देख लीजिए, नया आज़ाद हुआ मुल्क या फिर नया अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग के रास्ते पे आया मुल्क, या डेवलपिंग से डेवलप्ड या सेमी डेवलप्ड के जर्नी पर आया मुल्क, सब उधर ही जा रहे हैं। ये एक्सेप्ट किया है सोसाइटी ने कि जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट मोड में ही चलेगी, लेकिन जो स्टेट है, राज्य यानी कि सरकारें, उनकी जिम्मेदारी है नागरिकों के अधिकारों का ख्याल रखना, उनकी जीवन को बेहतर बनाना, उन्हें सुविधाएं देना। इसलिए सोशलिज्म फिर इस मैनर में है कि किस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बेटर रेगुलेट करें ताकि जो वेल्थ है वो कंसंट्रेट ना हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि उसका लाभ ऑलमोस्ट सभी जनमानस को मिले, ताकि सबका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो। बट आज बहुत रेयर ही अब चीज़ें दिखेंगी आने वाले समय में, आज भी दिख रही हैं कि सीधे स्टेट ही इकोनॉमी को कंट्रोल करके खुद ही प्रोडक्शंस में लगा हुआ है। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स अब नहीं रह रहे हैं। स्टेट रेगुलेशन बेहतर कर रहा है कैपिटलिस्ट सिस्टम की, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बने आम जनमानस के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। वेल्थ कंसंट्रेशन को अब हमने रोकना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवसर पहुँच, कैपिटलिज्म के ही तहत अगर प्राइवेट प्रोडक्शन होनी है, प्राइवेट ऑनरशिप के राइट्स मिलने हैं, तो वो फिर कुछ घरानों तक सीमित न रहे, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ऑनरशिप के राइट। देश के संसाधन तकरीबन सारे लोगों के काम में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम में आए। ओके, और तो ये है अब एक चीज़। तो कैपिटलिज्म नए वेज, नए मीन्स, नए प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस ढूंढता ही रहता है। कीमतों को स्थिर कैसे रखा जाए, इसके लिए नए नए आइडियाज़, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स करता ही रहता है कि कैसे स्थिर रखा जाए कीमतों को, कैसे कम रखा जाए कीमतों को। इससे कारण ये बना रहता है कि नई नई चीज़ें आपके उपभोग के लिए सुविधा के रूप में आती रहती हैं, आपके कंजम्पशन के लिए, आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए नई नई चीज़ें एग्जिस्टेंस में आती रहती हैं। और आप ये देख सकते हैं नए समय में इंटरनेट की खोज से लेकर के आज टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो क्रांति है, आपके हाथों में कमरे के उस बड़े से कंप्यूटर से लेकर के आज मोबाइल के अंदर जो एक कैलकुलेशन सिस्टम है, या जो आप स्मार्ट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इतने कम वर्षों में जो इतना विकास तकनीक का हुआ है, इसके पीछे बड़ा योगदान कैपिटलिज्म का ही है। और उस योगदान के पीछे बड़ी भूमिका प्राइसिंग की ही है, कीमतों की ही है।
कि कैसे मास स्केल प्रोडक्शन अचीव की जाए, कैसे उस कंप्यूटर को सस्ता किया जाए और सब लोगों के हाथों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए वो नए नए तरीके ढूंढता है। वो बैंकों को नए लोन इंस्ट्रूमेंट तैयार करने को कहता है। बैंक आप लोगों को लोन देते हैं, आप वो चीज़ें परचेज़ करते हैं, चाहे गाड़ी है, चाहे गैजेट्स हैं, या बीट एनीथिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं। और वो सब चीज़ें उपयोग करके आज आप कई सारी चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हैं। आपके आने जाने का टाइम घट गया है, आप ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं, आपके घर में वॉशिंग मशीन है और बाकी चीज़ें हैं, आपके कपड़े वगैरह धोने का समय बच गया है, आपके पास रेफ्रिजरेटर है, आप खाना स्टोर कर सकते हैं, वो भी समय घट गया है। ये सब समय जो घटे हैं, आप कहीं और उपयोगी कामों में लगा सकते हैं। तो कैपिटलिज़्म इस तरह से आपको एक फ्री टाइम भी क्रिएट करके देता है, जिसे कि आप अपनी लाइफ में लेजर एंजॉय करने के लिए ये लगा सकते हैं, या स्टडी के लिए, या नॉलेज गेन करने के लिए, या एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जी जाए, इसे समझिए आप। तो कुल मिलाकर के ये एक सकारात्मक पहलू भी होता है। तो ओवरऑल कैपिटलिज़्म इन चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है। मेन कहानी जो है वो प्राइसिंग के आसपास ही घूमती है। तो लेबर वहाँ ऑफ़र नहीं हो रही है, तो लेबर फिर ऑफ़र हो रही है चाइना में। अब चाइना चलिए, वहाँ जा कर के फिर अब कैपिटलिज़्म के सामने फिर एक चुनौती है कि चाइना के अंदरूनी इलाकों में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर जो सारा मटेरियल चाइना में आएगा पानी के जहाज़ से, वो फिर अंदर जाएगा ट्रांसपोर्ट से, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से बन के फिर बंदरगाह तक आएगा। तो बेहतर है कि अब ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर सेव किया जाए। सारे जगहों से जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, जो स्किल्ड लेबर पूल है, जो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब यहाँ हैं, बंदरगाह पर हैं, यहीं पर काम धाम शुरू किया जाए, यहीं पे प्रोसेसिंग की जाए। प्राइसिंग सेंट्रल है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और प्राइसिंग कैसे मैनेज हो सकती है? अगर लागत मूल्य को मैनेज कर लें, इनपुट कॉस्ट को। और इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल कैसे? कोई पूंजीवाद, कैपिटलिज़्म। शुरुआती समय में उसे दुनिया भर की लेबर को एक्सप्लॉइट करके किया, दुनिया भर के रॉ मटेरियल को, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया, आम जनता को एक्सप्लॉइट किया, उनकी मार्केट्स को एक्सप्लॉइट किया। मेन एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? इनपुट्स को मैनेज किया जा रहा है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में इसे ही मैनेज किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है इसे मैनेज? आउटपुट यानी कि प्राइस को मैनेज करने के लिए, टू मैनेज द प्राइसेस, दैट्स ऑल। प्राइस अगर वो वाला रीच होगा, वो प्राइस की डिस्कवरी होगी, जिस प्राइस पर डिमांड बनी रहेगी, तो आपकी नीति सफल है, वरना फिर असफल है। बैठे रहो मुंह उठा करके, बनाते रहो। इन चीज़ों में नोकिया चूका, नोकिया ख़त्म हो गया, वाइप आउट हो गया। आपने देखा सब, उसने समय रहते टेक्नोलॉजी में वो सुधार नहीं किया, इनोवेशन नहीं किया। वो दूसरे प्लेयरों ने भांप लिया फ्यूचर की, भाई फ्यूचर में लोग मोबाइल से टेलीफोनी तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, उन्हें एक गैजेट चाहिए हैंड हेल्ड, जिससे कॉलिंग भी हो और बाकी चीज़ें भी हों। कॉलिंग एक्सपीरियंसेस भी बेटर होने चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन का एक ज़रिया सिर्फ कॉलिंग ही क्या हो, टेक्सटिंग की तरफ जाना चाहता है वो। और टेक्सटिंग में वो ये चाहता है कि मैं पे क्यों करूँ, व्हेन आई एम पेइंग फॉर द इंटरनेट बिल, तो मैं टेक्सटिंग भी उसी के वाया करूँ। तो कैसे ऐप्स आ गए, टेक्स्ट ऐप्स आ गए, ये सारी चीज़ें कैसे एग्जिस्टेंस में आ गई। तो आप देख सकते हैं कि आपके जीवन को ऐसे सहूलियतें दे दी गई, सहज बना दिया गया। ये मनुष्य के अनुभवों को बेहतर बनाया, कम्युनिकेशन एक्सपीरियंसेस को बेटर कर दिया, वाइड स्प्रेड कर दी, ये चीज़ दुनिया भर में फैला दी, और आपको नए ऑप्शंस दे दिए कि करिए जो करना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? मांग बनी रहे, चीज़ की मांग बनी रहे। दूसरा, जो मांगे उठ रही हैं उनको सर्व करो। इंसान जो चाहता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति करो। वो बात करते हुए देखना चाहता है एक दूसरे को, पूर्ति करो। वो बात करते हुए देखना चाहता है, जांच लिया किसी ने, कहते क्या चाहते हो, देखना चाहते हो, कहते हैं हाँ। तो अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हो जाता है, हलचल मच जाती, क्योंकि वो आदमी लग गया अब उसी चीज़ में कि लोग देखना चाहते हैं। तो उसने पहले दे दिया तो इनका कंपनी ख़त्म, तो वो देगा तो हम भी देंगे, फिर दोनों देंगे। फिर दोनों को ये सुनिश्चित करना है अच्छी क्वालिटी में कौन देगा, कौन बेटर क्वालिटी ऑफर करेगा, वो भी बेहतर से बेहतर प्राइस में। तो फिर कैमरा क्वालिटी की लड़ाई चल रही पिछले 6 साल से। जो भी मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं उसमें मेन अब सारा कुछ हो गया, अब क्या करें? अब एक आदमी को फ़ोन के अंदर से दूसरे आदमी से गले मिलवाना ही रह गया, वो हो नहीं पाना। तो दूसरा तरीका क्या है कि कितना ज़्यादा फीलिंग दे सकते हो कि मिल ही गए गले। तो वर्चुअल एक्सपीरियंस से शुरू हो गए, गैजेट आंखों में लगाओ, वर्चुअल एक्सपीरियंस, उछल कूद हो रही है कुछ चेहरे में, अंदर कुछ उछल रहा है, लग रहा हम उसी के अंदर घुस के देख रहे हैं। सैमसंग के साथ आते हैं ना वो गैजेट्स, वो मुंह पे लगा लो और आपको लगेगा आप उसे नहीं देख रहे हो, आप तो उसी में हो।
तो कुछ ना कुछ करना है। 3D चश्मा दे दो या फिर स्क्रीन बना लो कि वो उसने अंदर से एक पर चलाया तलवार, वो बाहर तक आगे आपकी गर्दन से होके चली गई। कहने का मतलब मेक इट मोर एंड मोर रियल लाइक, पर हो रहा है वो वर्चुअली ही, और उसे और ज़्यादा जीवंत बनाया जा रहा है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा थ्रिल चाहिए, इन्जॉयमेंट चाहिए, एकदम जीवंत चीज़ें चाहिए, एकदम जीवन जैसा अनुभव लेना है, एकदम रियल टाइप। उसके लिए वो प्रयास करते जा रहे हैं, रेजोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, पिक्चर क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं, मोबाइलों को हल्का करते जा रहे हैं, स्क्रीन साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें आने वाली जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि कैमरा की जो वो पॉइंट है उसे हटाते जा रहे हैं, बार हटाते जा रहे हैं, सब कुछ ये सब वो करते जा रहे हैं। तो अगले स्टेप्स यही है। क्यों? आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने ये करना है, क्योंकि उनको ज़रूरी है उनके प्रोडक्ट की मांग बनी रहे। दैट टू, ये सब करते हुए सेंट्रल थीम क्या चल रहा है? प्राइस बना रहना चाहिए। तो प्राइस के लिए ही एक आईफोन आता है, तो उन्होंने देखा यार आईफोन का शौक कईयों का है, क्यों ना पूरा करें। सोशल स्टेटस बन गया है, ब्रांड बन गया है, और क्यों ना पूरा हो। तो आईफोन ही आता। तो पहले ये नीति नहीं थी, पहले सिंपल था आईफोन 4, 5, 6, 7 ऐसा, आईफोन 10। फिर उन्होंने चेंज किया क्या? आईफोन 14, 14 प्लस, प्लस प्रो, प्रो मैक्स, मैक्स EX। कहने का मतलब कि 70 से लेकर के 140 तक जितने लोग हैं सब लपेटो, सबको ले लो, अलग अलग रेंज। आईफोन 14 है ना, बस ओके, एक एक कर फीचर बढ़ाते जाओ। प्राइसिंग कितना मैटर कर रहा है? 130 पर ग्राहक सारे नहीं मिल रहे थे, 1,30,000 पे ग्राहक नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक पता किया, सर्वे किया, तो पता लगा कि अगर लाख में मिले तो लेंगे हम भी आईफोन ही। तो कहते क्यों ना दिया जाए यार। पूछा चाहिए क्या उसमें? कहते आईफोन हो जाए वही बहुत है, थोड़ा बहुत फीचर बस, और क्या। लाख वाला भी उसी में बना दिया, और दूसरे से बेइज्जती भी नहीं करानी है आपकी। तो 14 उसके पास भी है, 14 आपके पास भी है, बस उसका थोड़ा प्रो मैक्स, आपका 14 ही है। ओके, दैट्स ऑल। बहुत मैनेजमेंट होता है इसके पीछे, बहुत सर्वे होता है, रिसर्च होता है, रिसर्च एनालिसिस किया जाता है। MBA में ये टॉपिक होता है, प्रॉपर सब्जेक्ट होता है इसका। प्राइसिंग ही मेन रखी जाती है, उसी की सीमा में क्वालिटी दी जाती है, उसी के दायरे के अंदर, उसी के तहत प्रोडक्शन होती है पूरी धरती पर, उसी के तहत सप्लाई होता है तरीके। तो सप्लाई को मैनेज करो प्राइसिंग को रखते हुए ध्यान में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को मैनेज करो सप्लाई को, प्राइस को ध्यान में रखते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन प्रॉफिट में ध्यान में रखो, किस चीज़ को? प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए। अलग अलग कंट्री के टैक्स सिस्टम को देखो, कंसिडर करो, प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए। ये सारी चीज़ें फिर ये लोग जाते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के बाद, कहते हैं भाई वो कंट्री में जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को बिगाड़ रहा है। क्यों? वो कंट्री जो है अपनी कंपनियों के लिए फेवर करते हुए हमारे प्रोडक्ट को उस कंट्री में इंपोर्ट होते समय हैवी ड्यूटी लगाती है, तो इस वजह से हमारा प्रोडक्ट वहाँ बिक नहीं पा रहा है, हम प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रख पा रहे हैं, हमारा प्राइस उनकी कंपनियों से महंगा जा रहा है, हमारा सामान नहीं बिक रहा है। किसी तरह से उस कंट्री को ऑन बोर्ड लेके आओ कि इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म करे, फ्री ट्रेड में आए, वो ट्रेड बैरियर्स रिमूव करें। तो आज पूरी धरती से ट्रेड बैरियर 1 by 1 रिमूव हो रहा है टू अचीव बेटर एंड बेटर ग्लोबलाइजेशन। करना क्या है? ग्लोबलाइजेशन का नतीजा क्या निकलना है एंड में? बेटर प्राइसिंग, जिससे कैपिटलिज्म अपने चरम पे पहुंचे। और कैपिटलिज्म अंततः क्या देगा? गांव गांव तक, हर किसी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इंटरनेट की सेवा देगा, वहां पर सस्ते गैजेट देगा, वहां तक तकनीक पहुंचेगी, ऑप्टिकल फाइबर बिछेगा, सब जीवन बेहतर होगा। सरकारें ग्लोबलाइजेशन लाने के समय यही तर्क देती हैं कि टू मेक द लाइफ बेटर, टू एडवांस द इकोनॉमी। हम ये सारी चीज़ों में कर रहे हैं नए नए करार और समझौते, एग्रीमेंट्स, समझौते जिन्हें कहते हैं। नाम में ही समझौता है, कुछ उनकी कुछ हमारी, मिलजुल करके कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, और वो ये है, ले लीजिए। समझ में आई बात? तो इसलिए यूरोपियन कॉलोनियल सिस्टम के तहत दुनिया भर के तमाम मुल्कों में जो शहर खड़े हुए वो अधिकतर तटीय शहर थे, द कोस्टल सिटीज़। और ऑस्ट्रेलिया तो क्लियरली यूरोपियन कॉलोनियल इम्पैक्ट ही है अगर देखें तो इसलिए सिटीज़ आर द कोस्टल सिटीज़, दैट्स ऑल। बस एक बाद में जो उन्होंने खुद से प्लान करके बनाई वो अंदर की तरफ बनाई है, दैट इज़ कैनवेरा, कि कुछ अंदर का भी इलाका विकास कर लो भाई। ये तटों पे ही बैठे रहोगे, पता लगे कि सुनामी आई तो आदमी एक नहीं बचा, पता लगे कि कुछ तूफान आया तो एक नहीं बचा, कुछ नस्लें भेड़ बकरियां कुछ बचा सकें अंदर।